अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास में मैं आप लोगों को बेसिक HTML चैप्टर नंबर 3 रिवाइज करवाने लगी हूँ। चैप्टर नंबर 3 में हम लोगों ने स्टडी किया है कि HTML क्या है। HTML इज़ अ हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर मीन्स लिंक करना, मार्कअप टेक्स्ट मीन्स जो आपका कंटेंट है, मार्कअप मीन्स लिंक करना लैंग्वेज को। HTML इज़ नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। HTML प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें हम टैग्स का यूज़ करते हैं, हम लॉजिक्स इसमें यूज़ नहीं करते। दो तरह की वेबसाइट होती हैं, एक डायनामिक वेबसाइट और एक स्टैटिक वेबसाइट। डायनामिक वेबसाइट वो होती है जिसको आप चेंज कर सकते हैं। स्टैटिक वो वेबसाइट वो होती है जिसको आप चेंज नहीं कर सकते। HTML का बेसिक कोड मैं आप लोगों को दिखा दूँ। सबसे पहले HTML हेड, टाइटल एंड बॉडी, उसके अंदर आपका कोड आता है जो भी आपने डिफरेंट टैग्स का यूज़ करना है। उसके अलावा हमने इसमें डिफरेंट तरह के हमने टैग्स का यूज़ किया है, स्टडी किया है। उसके साथ साथ हम लोगों ने टैग्स में टेबल को ड्रॉ करना स्टडी किया है। HTML बॉडी में टेबल का हमने टैग स्टडी किया है। इसी तरह अगर हम लोग HTML की बेसिक जो कोडिंग है ऑलरेडी मेरी प्रीवियस वीडियो में अपलोडेड है। और अगर हम लोग इसमें आपने इमेज का टैग लगाना है, हेड का टैग लगाना है, 6 हेडिंग्स होती हैं। CSS हमने 3 तरह की स्टडी की है, इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल। आप लोगों ने फ़िलहाल जो है अपने 9th क्लास के ग्रेड के लेवल तक आप लोगों ने इंटरनल और इनलाइन CSS को देखना है। एक्सटर्नल CSS का जस्ट आपको कॉन्सेप्ट होना चाहिए। इनलाइन CSS वो होती है जो कि आप लोग माइनर लेवल के लिए, जो आप बेसिक से छोटा मोटा कोड के लिए जो आपको यूज़ करनी होती है वो इनलाइन होती है। जैसे कि आपने एक पैराग्राफ पे कलर को चेंज करना है, उसके फ़ॉन्ट साइज़ को चेंज करना है, तो उसके लिए आप टैग के अंदर बेसिक सी जो है कोडिंग कर लेते हो। इनलाइन CSS बेसिक लेवल के लिए, बिल्कुल मेजर छोटे लेवल के कोड पे अगर डिज़ाइनिंग स्टाइलिंग वगैरह करनी है तो उसके लिए आप इनलाइन CSS यूज़ करते हो। इंटरनल CSS की अगर हम बात करें तो ये जो है आपने पूरा एक स्ट्रक्चर रेडी करना है, अट्रैक्टिव बनाने के लिए हम लोग बेसिकली CSS को यूज़ करते हैं। और जो इंटरनल CSS होती है इसके लिए आप क्या करते हो, एक स्टाइल का टैग लगा लेते हो। इसको जो है आप लोग क्या करते हो, जो इनलाइन CSS है, मैं वंस अगेन रिपीट करती हूँ, माइनर लेवल के लिए यूज़ होती है। जो आपका बहुत छोटा मोटा कोड है, सपोज़ आपने ये एक आपने पैराग्राफ लिखा माई टीचिंग, या फिर आपने ये एक हेडिंग दी माई टीचिंग अकेडमी। इस हेडिंग का जस्ट आपको कलर चेंज करना है, तो वो आपने हेडिंग के टाइटल के अंदर ही, ये पैराग्राफ का टाइटल दिया हुआ है, पैराग्राफ के टाइटल के अंदर ही आपने स्टाइल इज इक्वल टू कलर कॉलन रेड सेमी कॉलन। आप चाहते हो उसका फ़ॉन्ट का साइज़ 50 पिक्सल्स हो, आप चाहते हो वो इटैलिक लिखा हो, सेंटर लिखा हो, तो उसके लिए आपने क्या किया, अलाइन टेक्स्ट अलाइनमेंट, ये आपने टैग के अंदर ही उसकी जो है CSS अप्लाई कर दी। अब अगर हम बात करें इंटरनल CSS की, तो बजाय इसके कि आपने, अब सपोज यहाँ पे आपने 10 टैग्स यूज़ किए हुए हैं, 10 डिफरेंट तरह के टैग्स यूज़ किए हुए हैं। आप चाहते हैं कि आपकी, यहाँ पे हम बात करते हैं, हम 10 डिफरेंट तरह के टैग्स यूज़ किए हुए हैं। आप चाहते हैं कि आपकी जो हेडिंग 2 है वो रेड कलर में हो। अब यहाँ पे आप हेडिंग 2 के लिए वो करना चाह रहे हैं, आपका 20 लाइनों का पैराग्राफ है, आप चाहते हैं वो अंडरलाइन भी हो, जो है सेंटर में भी आ रहा हो। इसी तरह आप चाहते हैं कि उसका जो है नेक्स्ट टेबल की हेडिंग, यानी कि आपके अगर 20 टैग्स यूज़ हुए हैं, बजाय इसके कि आप 20 के 20 टैग्स के अंदर जाके CSS अप्लाई करें, आप इंटरनल CSS का यूज़ करते हैं। उसके लिए एक तो तरीका ये है कि आप लोगों ने सारा कोड बॉडी के अंदर कर दिया, आपने जो भी CSS अप्लाई करनी है, आप सिंपल हेड के टैग के अंदर जाएंगे, स्टाइल का टैग देंगे, आपने बॉडी पे कौन सा अप्लाई करना है, आपने बॉडी पे कलर ऑलिव करना है, रेड करना है, ठीक है। इसी तरह आपने हेडिंग 2 को पिंक करना है। आप इसके अलावा चाहते हो कि हेडिंग 2 आपके पास सेंटर में आए। उसके अलावा आप चाहते हैं कि आपका पैराग्राफ जो है रेड कलर में लिखा है, तो आप जिस पे अप्लाई करना चाहते हैं, आप सिंपल स्टाइल का टैग देते हैं हेड में जाके, तो आपकी वो वाली हेडिंग्स, वो वाली तमाम जितने भी टैग्स हैं, वो सारे पे CSS अप्लाई हो जाती है। सिमिलर ये वाला स्टाइल का टैग आप बॉडी के अंदर भी दे सकते हैं, वो तब भी वर्किंग करेगा आपके लिए। उसके अलावा हम बात करते हैं एक्सटर्नल CSS की। बजाय इसके कि हम लोग हेड के अंदर जाके स्टाइल का टैग दें, हेडिंग 1 आप चाहते हैं रेड कलर की हो, बॉडी आप चाहते हैं आपकी सेंटर में तक तमाम टेक्स्ट आ रहा हो, पैराग्राफ आप पिंक कलर में चाहते हैं, वो तमाम के तमाम टैग्स आपको टैग्स जो हैं आपको जाके हेड के टाइटल के अंदर स्टाइल का टैग दे के यूज़ करने पड़ते थे। एक्सटर्नल CSS क्या होता है, इसके लिए 2 अलग पेजेस बन जाते हैं। एक पेज ऐसा होता है जिस पे आप सिंपल HTML का आपने कोड किया होता है, नेक्स्ट होता है .css की एक्सटेंशन यूज़ करके, और इसके लिए आप हेड के टाइटल में एक सिंपल सा ये वाला कोड यूज़ कर देते हैं। एक पेज को दूसरे पेज के साथ लिंक करने के लिए आप दूसरे पेज पे CSS करते हैं।
और फिलहाल आपने बिकॉज हम बेसिक लेवल की HTML CSS पढ़ रहे हैं, तो उसके लिए आपको इंटरनल और इनलाइन CSS, इट्स अ इंटरनल CSS कि आपने स्टाइल के टैग के अंदर चाहते हैं आपका टेबल हेड और टेबल डाटा तीनों का 1 पिक्सल बॉर्डर आए. इट्स अ बेसिक सिंपल HTML एंड CSS. नाउ मूव टू द जावास्क्रिप्ट. व्हाट इज़ जावास्क्रिप्ट? अब ये डिफरेंट जो है टैग्स यूज़ हुए हैं. वीडियो क्लिप को अप्लाई करने के लिए आपने वीडियो का टैग यूज़ कर दिया. अब अगर हम जावास्क्रिप्ट की बात करें तो सबसे पहले तो आपको मैं जावास्क्रिप्ट का एक बेसिक कोड बताऊंगी. पहले थ्योरेटिकली हम देख लेते हैं जावास्क्रिप्ट होता क्या है. ये एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है जो कि हर जगह पे यूज़ होती है. ये एक ओपन स्टैंडर्ड लैंग्वेज है. ये बहुत ज़्यादा जावास्क्रिप्ट इस टाइम पे सबसे ज़्यादा पॉपुलर है. जावास्क्रिप्ट क्यों सबसे ज़्यादा पॉपुलर है? क्योंकि ये ओपन स्टैंडर्ड है. हर एक बिगेस्ट कम्युनिटी है इसकी पूरी दुनिया में. ये जो है यूज़ होती है फ्रंट एंड के लिए भी और बैक एंड के लिए भी. इसके बहुत ज़्यादा फ्रेमवर्क्स अवेलेबल हैं, इसलिए ये बहुत ज़्यादा, और इसकी परफॉर्मेंस भी अच्छी है और ये इसलिए बहुत ज़्यादा पॉपुलर है. अब अगर हम इसकी बात करें इसको यूज़ कैसे किया जाएगा, बिल्कुल सिंपल HTML का कोड. आपने जावास्क्रिप्ट हम देख रहे हैं, आपने HTML लिखा, हेड, बाकी सारा मेथड सेम है. आपने जब जावास्क्रिप्ट के लिए स्क्रिप्ट का एक टैग यूज़ किया, ये लैंग्वेज, कि ये आप लैंग्वेज कौन सी यूज़ कर रहे हैं. हम जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, उसकी टाइप आपने जावास्क्रिप्ट रख दी. अब आगे आ जाते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट. डॉक्यूमेंट डॉट राइट का हम यूज़ करते हैं जो आपने आउटपुट स्क्रीन पे चीज़ को डिस्प्ले करवाना है, उसके लिए आप डॉक्यूमेंट डॉट राइट का यूज़ करते हो. इसी तरह यहाँ पे आउटपुट पे शो करवाने के लिए डॉक्यूमेंट डॉट राइट की जगह पे आप यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग भी लिख सकते हैं. कंसोल डॉट लॉग भी लिखेंगे तब भी ये आपके पास आउटपुट ऐसे ही रन करेगा. आए हम लोग सबसे पहले कोड नंबर 1 देख लेते हैं हमारे पास क्या आउटपुट आ रही है. लेट्स मीट विद द जावास्क्रिप्ट. हमारे पास क्या चीज़ लिखी हुई थी, ये सिंपल जावास्क्रिप्ट का टैग यूज़ किया और उसके अंदर आपने कंसोल डॉट लॉग लिखते हैं या डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखते हैं तो आपके पास आउटपुट यही एज इट इज़ आएगी. इसी तरह हम एक कोड, ये बेसिक जो है जावास्क्रिप्ट का कोड था कि जावास्क्रिप्ट का आपने स्टार्ट कैसे लेना है. स्क्रिप्ट का टैग लिखा. जावास्क्रिप्ट इज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो कि बहुत ज़्यादा वाइड वेराइटी में यूज़ हो रही है इस टाइम. फ्रंट एंड बैक एंड दोनों के लिए यूज़ होती है. अब हम एक देखते हैं कि पॉपअप मैसेज. अब जावास्क्रिप्ट पे आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपने स्क्रिप्ट का टैग यूज़ किया. अब आप चाहते हैं कि कोई एक पॉपअप मैसेज आपके पास शो हो. उसके लिए आपने क्या किया, स्क्रिप्ट का टैग बनाया. देखिए, हम पॉपअप मैसेज शो करने के लिए वो एक फंक्शन परफॉर्म करेगा कि ये एक इवेंट कौन सा फंक्शन परफॉर्म करे. इसी तरह का आपके पास एक एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन था, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 6 कि हाउ इवेंट बेस्ड जावा इज़ यूज. कोई इवेंट बेस्ड जावास्क्रिप्ट में कैसे यूज़ होता है. अब अगर हम इसमें बात करें तो कोई भी इवेंट, कोई भी फंक्शन कैसे परफॉर्म हो रहा है, उसके लिए पहले आप एक फंक्शन बनाते हैं. फंक्शन को नेम आपने अपनी मर्ज़ी से देना. मैं एक पॉपअप मैसेज का फंक्शन बना रही हूँ, ठीक है. मैंने उसको कहा कि मैं फंक्शन बना रही हूँ कि ये एक पॉपअप मैसेज जनरेट करे. अलर्ट, जैसे आप कोई चीज़ मोबाइल से डिलीट करते हैं तो वो आपको कहता है कि डू यू वांट टू डिलीट दिस. वो एक अलर्ट होता है, उसके लिए आपने एक फंक्शन बना दिया. स्क्रिप्ट के टैग के अंदर ही आपने एक फंक्शन बनाया, करली ब्रैकेट्स, अलर्ट, डू यू वांट टू डिलीट दिस. आपने स्क्रिप्ट का टैग क्लोज कर दिया. उसके बाद आपने बताना है कि ये जो पॉपअप मैसेज है ये एक किस तरह का आपका होगा. उसके लिए आपने इनपुट देनी है. इनपुट ये किस तरह का, ये एक बटन हो. ऑन क्लिक, आप किस पे क्लिक करो. ये जो आपने यहाँ पे फंक्शन बनाया है इस पे, ये वाला फंक्शन को, इस वाले फंक्शन को आपने यहाँ पे कॉल करना है. ऑन क्लिक इनपुट के टैग का मैं आपको बता रही हूँ. अब वो जो बटन आपके पास बना हुआ है उसकी क्या वैल्यू हो, उसकी वैल्यू मैंने कह दिया है कि बी श्योर हो. इसके अलावा कोई भी वैल्यू आप एंटर कर सकते हैं. नाउ लेट्स मूव टू द कि इसके कोड की क्या आउटपुट आ रही है. ये देखिए आपके पास आ रहा है, प्लीज़ क्लिक ऑन द बटन. अब हम कोड पे जाते हैं. क्या था कोड, मैंने स्क्रिप्ट के टैग, पहले स्क्रिप्ट का टैग लिखना है. स्क्रिप्ट के टैग के अंदर अगर आपने पॉपअप मैसेज शो करवाना है, स्क्रिप्ट के टैग के अंदर आपने एक फंक्शन बना दिया पॉपअप मैसेज का और फिर अलर्ट जनरेट कर दिया कि उस पॉपअप मैसेज में क्या चीज़ आए. फिर वो आपके जो है वो पॉपअप मैसेज एक बटन बना होता है ना कि आप बटन पर क्लिक करें तो आपके पास आए. तो इनपुट आपकी टाइप बटन है, टाइप नंबर भी हो सकती है, टाइप टेक्स्ट भी हो सकती है. हमने कहा बटन बना हुआ है. ऑन क्लिक जो आपने
आपने ऊपर फंक्शन बनाया है ऑन क्लिक में वही वैल्यू लिखनी है, फिर वैल्यू कि आपके बटन की क्या वैल्यू हो। अब हम इसको रन कर लेते हैं। ये कह रहे हैं कि प्लीज़ क्लिक ऑन द बटन, ये मैंने नीचे स्क्रिप्ट के बाद लिखा था। बी श्योर मैंने वैल्यू में लिखा था कि बटन का नाम बी श्योर हो। अब ये देखें मैंने बी श्योर पे जब क्लिक किया वो कह रहा है डू यू वांट टू डिलीट दिस, ये पॉपअप मैसेज शो हो गया। पॉपअप मैसेज शो करने के लिए पहले स्क्रिप्ट के टैग के अंदर आपने एक फंक्शन बनाया, उस फंक्शन को एक आपने नाम दिया। फंक्शन को नाम देने के बाद आपने उसका अलर्ट जनरेट किया कि जब वो अलर्ट जनरेट हो तो उस अलर्ट में क्या लिखा हुआ है, कि वो जब आपका फंक्शन जनरेट हो, ये जो अलर्ट जनरेट हो रहा है क्या लिखा हुआ है, डू यू वांट टू डिलीट दिस, ये आपने अलर्ट के अंदर लिखा, अलर्ट के अंदर लिख दिया डू यू वांट टू डिलीट दिस। अब ये आपने उसके बाद आपने इनपुट आपने कहा कि प्लीज़ क्लिक ऑन द बटन, ये आपने एक बटन की टाइप इनपुट में आपने बताना होता है कि टाइप आपकी न्यूमेरिक टाइप है, अल्फ़ाबेट टाइप है, बटन टाइप है, मैंने कह दिया बटन। और ये जावास्क्रिप्ट में एक इवेंट भी परफॉर्म हो रहा है जो कि आपका शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 6 है। अब नेक्स्ट हम एक और कोड देख लेते हैं। ये हम जावास्क्रिप्ट का बेसिक देख रहे थे। पहले बेसिक कोड ये था कि आपने जावास्क्रिप्ट का टैग लिखा, डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखते हैं या कंसोल डॉट लॉग लिखते हैं। अब ये जावास्क्रिप्ट के अंदर ही हमने एक चीज़ स्टडी की कि पॉपअप मैसेज को कैसे जनरेट करना है। अब हम जावास्क्रिप्ट में देखते हैं कि अगर आपको कहते हैं कि आप दो वैल्यूज़ का सम करें कोई भी आपने ये भी एक आप फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। कौन सा फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, सम करने का। आपने जावास्क्रिप्ट के टैग के अंदर सम का फंक्शन बना दिया। अब सम के लिए आपको दो नंबर चाहिए ना, दो वेरिएबल्स, आपने दो वेरिएबल ले लिए, वेरिएबल ए बी और सम इज इक्वल टू 10, बी इज इक्वल टू 15, सम इज इक्वल टू ए प्लस बी। अब आप अलर्ट कर रहे हो कि ये आपके पास एक पॉपअप मैसेज जनरेट हुआ आए द सम इज़, और फिर आप चाह रहे हो कि ये जैसे ही आप उस पर क्लिक करो तो आपको वो कह दे कि सम क्या है आपके पास। अब हम अर्थमेटिक फंक्शन क्या था, आपने दो वैल्यूज़ का सम करना है, मल्टीप्लाई करना है। अगर आपने मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ पे ए स्टेरिक बी लिख देंगे और यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे जो भी वेरिएबल सम लिखा हुआ है MUL सपोज लिखा हुआ तो यहाँ पे भी आप MUL लिख देंगे। इनपुट टाइप यहाँ पे अगर आपने सम का फंक्शन कॉल किया है तो ऑन क्लिक पे आप वही फंक्शन कॉल करेंगे, वैल्यू जो आप बटन को वैल्यू देना चाहते हैं। अब ये जो चीज़ मैं आपको करवा रही हूँ ये मैं बता रही हूँ आपको कि जावास्क्रिप्ट के बारे में। अब ये देखें यहाँ पे क्या आ रहा है, कैलकुलेट सम। मैंने बटन को नाम दिया हुआ था कि कैलकुलेट सम करेंगे। ये देखें मैंने दो वैल्यूज जो दी थी, द सम इज़ 25। ये देखें जावास्क्रिप्ट के साथ मैं नया कोड कर रही हूँ। कंसोल डॉट अब मैं यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट डॉट राइट मैंने पहले भी बताया है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट आउटपुट शो करने के लिए होता है। यहाँ पे आप कंसोल डॉट लॉग भी लिख सकते हैं, दोनों लिखने पे आपके पास सेम आउटपुट आएगी। सपोज आपने पहले यहाँ पे वेरिएबल भी लिख सकते हैं और लेट भी लिख सकते हैं। वेरिएबल इज ए इज इक्वल टू वेरिएबल बी इज इक्वल टू, मैंने स्क्रिप्ट के टैग के अंदर दो वेरिएबल्स लिए हैं। अब ये देखें ये बगैर इन्वर्टेड कॉमास के है, नीचे वाला इन्वर्टेड कॉमास में आ रहा है, इन्वर्टेड कॉमास में आ रहा है। इट्स मीन इट्स अ स्ट्रिंग, इट्स अ सिंपल इंटीजर टाइप वैल्यू, यानी कि ये इन दोनों को इकट्ठा कर देगा। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि वैल्यू ऑफ एक्स इज़ के ए के अंदर आपके पास वैल्यू ऑफ ए इज़, वहाँ पे मैंने वेरिएबल का ए, ये डबल कोटेशन में आप जो भी चीज़ लिखेंगे वो आउटपुट पे आपको एज इट इज़ देगा। अब यहाँ पे ये आपको वैल्यू स्टोर करके दे देगा। सपोज मैं ये दूसरा वाला नहीं लिखती तब भी ये क्या करेगा, हम देखते हैं कि ये 42 और हेलो को इकट्ठा करके दे रहा है या नहीं। लेट्स रन दिस कोड। इसके लिए क्या है, कंसोल डॉट लॉग या डॉक्यूमेंट डॉट राइट। अब आपको इस तरह कोड दिया हुआ है और कहते हैं कि इसके आउटपुट रन करें। ठीक है, इसके आउटपुट के लिए आपने एक ए में वेरिएबल लिया, एक बी में वैल्यू ली, ये डबल कोटेशन यानी कि स्ट्रिंग, इसको इकट्ठा कर देगा। अब हम इसको रन करके देखते हैं। द वैल्यू ऑफ ए इज़ 42। ए की वैल्यू क्या थी हमारे पास, उसने 42 रन करके दे दी। अब नीचे वाली की वैल्यू उसने नहीं रन करके दी, क्यों, क्योंकि यहाँ पे मैंने ए की वैल्यू को पास किया था। डॉक्यूमेंट डॉट राइट में मैंने बी की वैल्यू को पास नहीं किया था। सिमिलर कोड में लिख के अगर बी की वैल्यू भी करती हूँ तो वो मुझे बी की वैल्यू भी दे देगा। ये देखें, द वैल्यू ऑफ ए इज़ 42, द वैल्यू ऑफ ए इज़ हेलो। अब देखें मैंने यहाँ पे बी नहीं लिखा तो उसने भी आउटपुट पे ए ही रहने दिया। अब अगर मैं यहाँ पे बी लिखती हूँ तो वो मुझे आउटपुट में भी
बी ही जनरेट करेगा। देखें, द वैल्यू ऑफ ए इज़ 42, द वैल्यू ऑफ बी इज़ हेलो। अब अगर मैं दो कोड्स को आपस में कंबाइन करना चाहती हूँ तो उसके लिए मैं कोड कैसे करूँगी? चाहती हूँ कि ये दोनों चीज़ें इकट्ठी लिखी हुई आए मेरे पास। मैं ए की एक वैल्यू दी और मैंने एक वैल्यू दे दी डॉक्यूमेंट डॉट राइट के, ये चीज़ आउटपुट में आपके पास इस तरह अगर चीज़ लिखी हुई है तो वो कहते हैं कि आउटपुट में, यानी कि दो चीज़ों को अगर आपने इकट्ठा करना है तो ए प्लस बी, एक आपके पास स्ट्रिंग है और ये 12 का मतलब है ये आपके पास 12 का मतलब ये है कि ये आपके पास स्ट्रिंग है। लेट्स रन दिस। ये देखें 42 12, ये इसने क्या कर दिया है, स्ट्रिंग थी ना, मैंने एक स्ट्रिंग दी थी और वैल्यू दी थी। इट डजेंट मीन कि ये ए प्लस बी। यहाँ पे मैंने आपको बताया कि वो सम कैसे कर रहा है। देयर इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ कोड। यहाँ पे वो सम कर रहा है तो सम के लिए आपने अलग वेरिएबल लिया तो सम इज इक्वल टू ए प्लस बी, वो फंक्शन परफॉर्म कर रहा था। आपने टाइप ली, ये एक फंक्शन इवेंट बेस्ड फंक्शन परफॉर्म हो रहा है। यहाँ पे आपने अगर दो चीज़ों को इकट्ठा करना है तो अगर आपको ये कह रहे हैं कि आउटपुट जनरेट करें तो इसका ये मतलब नहीं है आपने 42 और 12 को प्लस कर देना है। इसका मतलब ये एक स्ट्रिंग है और एक वैल्यू, ये दो वैल्यूज़ को इकट्ठा करेगा। आप देखें ये दोनों को इकट्ठा कर रहा होगा 42 और 12। हम इसको देखते हैं, ये देखें 42 और 12, ये इसको सम नहीं कर रहा। इसका मतलब ये एक स्ट्रिंग है उसको इकट्ठा कर रहा है। सपोज मैंने यहाँ पे हेलो लिख दिया है, हम देखते हैं कि 42 11 को ये हेलो को इकट्ठा कर रहा है। ये देखें इसने इकट्ठा कर दिया। क्यों इकट्ठा कर दिया? क्योंकि एक वैल्यू आपके पास सिंगल वैल्यू थी और एक आपके पास उसमें थी स्ट्रिंग में थी। अब हम जावास्क्रिप्ट को ज़रा उसमें देख लेते हैं। हमने प्रॉम्प्ट को देखा। अब एक हम देखते हैं कि ये तो हमारे पास सारी वो आ रही थी ना कि जो ऑलरेडी वैल्यूज़ दी हुई थी। अगर यूज़र खुद वैल्यू देना चाहता है तो यूज़र नंबर एंटर करेगा तो टैग वही आएगा स्क्रिप्ट का, वेरिएबल। ठीक है, वेरिएबल का नाम आप अपनी मर्जी से लेंगे या लेट रिवॉर्ड आप लिख लेते हैं, इट्स अप टू यू। लेट रिवॉर्ड। अब प्रॉम्प्ट कौन सा कीवर्ड यूज़ करना है कि यूज़र एंटर करे, उसके लिए आपने प्रॉम्प्ट का कीवर्ड लिखना है योर रिवॉर्ड इज डॉक्यूमेंट डॉट राइट योर रिवॉर्ड इज, कि आपने नंबर एंटर करना है। कंट्रोल एस, हम इसको रन करते हैं। यूज़र एंटर नंबर, कि यूज़र नंबर एंटर करें, हमने इसको रन किया। यहाँ पे 55 मैंने कर दिया। ठीक है, ये देखें यूज़र एंटर नंबर इज़ 55। ये क्या था, यूज़र नंबर एंटर कर रहा है। अगर आप खुद यूज़र नंबर एंटर करेगा तो उसके लिए आपने यूज़र वेरिएबल का नाम और प्रॉम्प्ट, और इस वेरिएबल को डॉक्यूमेंट डॉट राइट में आपने बाद में कोमा लगा के कॉल भी करना है। अब हम एक देख लेते हैं इसी में। ये था यूज़र नंबर एंटर करें, ये वाला जो कोड था यूज़र ने, यानी कि ये हमने पहले ही नंबर एंटर कर दिया था, ये रन टाइम पे यूज़र नंबर एंटर करे। अब इसी तरह हम एक इफ एल्स का कोड देख लेते हैं। स्क्रिप्ट का टैग लिया, वेरिएबल या लेट एज भी लिख सकते हैं और वेरिएबल भी लिख सकते हैं। आपने यहाँ पे वेरिएबल का नाम लिया। अगर किड की एज ग्रेटर देन 3 है तो अब इसी तरह ये सिंपल मैंने कोड लिखा है, इसमें मैंने प्रॉम्प्ट नहीं लिखा, इसलिए अगर मैं प्रॉम्प्ट का यूज़ करूँगी तो वो ये वाला अगर मैं इसके साथ कोड लिखती हूँ ये वाला प्रॉम्प्ट वाला, तो फिर वो यूज़र एंटर करेगा। ये मैंने ऑलरेडी बिल्ट इन कर दिया है कोड कि इफ़ एज इज़ ग्रेटर देन 3 तो आपके पास आउटपुट क्या है कि आपका प्ले ग्रुप में एडमिशन हुआ है। अगर ग्रेटर देन 4 है तो आपका केजी में हुआ है। ग्रेटर देन 5 है एज तो आपका एडमिशन नर्सरी क्लास में हुआ है। इसी तरह अगर आपको मार्क्स का आता है, वेरिएबल आपने ले लिया मार्क्स और यहाँ पे अब आपने सब जगहों पे लिखना है। अगर आपके मार्क्स ग्रेटर देन 70 हैं, एज अगर आपके मार्क्स ग्रेटर देन 70 हैं तो ए ग्रेड आए, ग्रेटर देन 60 हैं तो बी आए, 40 हैं तो आपका सी ग्रेड आए। नहीं तो एल्स के आगे कभी भी कंडीशन नहीं आती होती, नहीं तो आप यू आर फेल। ये स्क्रिप्ट के टैग के अंदर आप इफ एल्स का यूज़ करें। ये मैंने एज के साथ करवाया, सिमिलर आप ग्रेड्स के साथ भी कर सकते हैं। अब हम इसको रन करके देख लेते हैं।
इफ एल्स के साथ मैंने आपको जावास्क्रिप्ट में इफ एल्स के साथ बताया है कि वेरिएबल का नाम लिया या लेट एज लिखते हैं, आप वेरिएबल का नाम लेना है। जो आप वेरिएबल का नेम ले रहे हैं, यहाँ पे इफ़ के अंदर आपने कंडीशन लिखनी है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। अगर आपकी एज ग्रेटर देन 3 है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट आउटपुट के लिए यूज़ होता है कि आपने प्ले ग्रुप में एडमिशन हो गया। अगर आपकी एज जो है ग्रेटर देन 4 है तो आपका केजी में हुआ, नर्सरी में हुआ। इसी तरह आपने वेरिएबल लेना है मार्क्स का। मार्क्स अगर आपके ग्रेटर देन 90 है तो यू गॉट ए ग्रेड। अगर मार्क्स आपके ग्रेटर देन 80 है तो यू गॉट बी ग्रेड। अगर आपके मार्क्स ग्रेटर देन 70 है यू गॉट सी ग्रेड, एल्स यू आर फेल। सिंपल एल्स के आगे कभी भी कंडीशन नहीं आती। मैंने आपको जावास्क्रिप्ट का बेसिक कोड सबसे पहले बताया है कि जावास्क्रिप्ट को बेसिक कोड के लिए स्क्रिप्ट का टैग लगाया, कंसोल डॉट लॉग लिखा या डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखा। उसके अलावा मैंने आपको जावास्क्रिप्ट में एक चीज़ बताई, पॉपअप मैसेज। उसके लिए कोई भी चीज़ आपने कोई इवेंट कोई फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं तो उसके लिए आपने एक फंक्शन का कीवर्ड यूज़ करते हो, पॉपअप मैसेज। फंक्शन का नेम आप अपनी मर्जी से दे सकते हैं। अलर्ट जो आप जब उस फंक्शन को कॉल करें तो क्या अलर्ट आपके पास जनरेट हो। फिर आप कह रहे हैं कि इनपुट टाइप, ये स्क्रिप्ट के टैग के बाहर आएगा इनपुट का टैग। अब अर्थमेटिक फंक्शन दो वैल्यूज़ का सम करने के लिए आप तीन वेरिएबल्स आपने ले लिए, फंक्शन आपने बना दिया सम इज इक्वल टू a प्लस बी। इनपुट में जाके आपने फंक्शन को कॉल करना होता है और इनपुट का टैग स्क्रिप्ट के टैग के बाहर आता है। कंसोल डॉट लॉग, आप ये वाली चीज़ आप देखें 42 और इन्वर्टेड कॉमास में हेलो आपने दो, ये स्ट्रिंग है, डबल कोटेशन में स्ट्रिंग है। इट्स मीन आप दो चीज़ों को इकट्ठा कर रहे हैं, a प्लस बी 42 हेलो इकट्ठा हुआ सम अप हुआ आपके पास आएगा। अगर यहाँ पे 11 लिखा हुआ है इट डजेंट मीन कि ये दो वैल्यूज़ को सम करके देगा। अली एंड 500। अब ये दो वेरिएबल्स आपने लिए, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। आप चाह रहे हैं कि पहले आपने इस वेरिएबल को नाम को कॉल किया नेम, फिर आप कहते हैं डबल कोटेशन में डॉक्यूमेंट डॉट राइट में जो चीज़ लिखी होती है एज इट इज़ आपके पास आउटपुट आती है, अली गेट रिवॉर्ड ऑफ रुपीज़। अब यहाँ पे जो रिवॉर्ड होगा वो कितना है 500, आपने वैल्यू दी हुई है। अगर आपने वैल्यू ना दी होती तो फिर आप प्रॉम्प्ट का कीवर्ड यूज, अब यूज़र ने वैल्यू एंटर करनी है तो उसके लिए आपने क्या किया, रिवॉर्ड इज इक्वल टू प्रॉम्प्ट, योर रिवॉर्ड इज। फिर आपने वो जो वेरिएबल का नाम लिया था वेरिएबल रिवॉर्ड, उस रिवॉर्ड को आपने डबल कोटेशन के बाद कोमा लगा के कॉल कर दिया। उसके बाद मैंने आपको एक इफ एल्स के साथ बताया, एज और मार्क्स दो प्रोग्राम्स करवाए हैं। स्टूडेंट्स दैट ऑल, अभी आप लोग जावास्क्रिप्ट, HTML, CSS बेसिक इंटरनल के साथ मैंने आपको थोड़ा सा बताया है और उसके अलावा मैंने आपको जावास्क्रिप्ट का बताया है। इफ एल्स के साथ अगर दो कोटेशंस आ रही हैं तो उनके साथ आपने कैसे करना है, एरर अगर किसी चीज़ में कोई एरर को रिमूव करना है वो कैसे रिमूव करना है, दैट्स ऑल। इसी तरह अगर आ जाता है ना डॉक्यूमेंट डॉट राइट, लेंथ आप बताएं इसकी कितनी लेंथ है। एक एरे बनी हुई है और उसको कहते हैं कि इसके बाद एक आती है चीज़ आपके पास नहीं, जावास्क्रिप्ट में एरे। सिंपल था जावास्क्रिप्ट का, मैंने आपको कोड बताया। जावास्क्रिप्ट में हमने इफ एल्स को स्टडी किया और एक चीज़ आप स्टडी कर लें फर्दर मोर, एरे। सपोज ये एरे है और एरे किस लिए हम लोग बनाते होते हैं, बजाय इसके कि आप 8-10 वेरिएबल्स को डिक्लेयर करें, इसके लिए आप क्या करते होते हैं, एक ही वेरिएबल को डिक्लेयर कर एरे बना के उसके अंदर आप वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर देते होते हैं। एरे का हम क्यों यूज़ करते हैं, बजाय इसके कि हम बार बार डिफरेंट टाइप ऑफ वेरिएबल्स को डिक्लेयर करें, हम एक ही वेरिएबल 25 वेरिएबल आपने डिक्लेयर करें तो आप एक ही वेरिएबल को डिक्लेयर कर देते होते हैं। स्क्रिप्ट टाइप एरे डॉक्यूमेंट डॉट राइट, अब आपको एक एरे दी हुई है और कहते हैं कि इस एरे की लेंथ बताएं। तो सपोज उसमें 3 वेरिएबल्स लिखे हुए हैं तो आपने बता देना है कि इस एरे की लेंथ इतनी है। अब आपको इस एरे हमेशा 0 इंडेक्स से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4। इट्स मीन इसकी लेंथ तो 5 है बट ये 0 से लेके 4 तक इसके इंडेक्सेस जा रहे हैं। इसी तरह अगर एरे को आपने प्रॉम्प्ट में लिखना है यानी कि यूज़र इनपुट करे एरे, तो वो एरे आई प्रॉम्प्ट इनपुट एरे डॉक्यूमेंट डॉट राइट के यूज़र, फिर ये वाले वेरिएबल को आपने जाके कॉल भी करना होता है डॉक्यूमेंट डॉट राइट में कोमा लगा के। वंस अगेन बता देती हूँ, HTML में मैंने आपको एक इफ एल्स के साथ करवाया है, एक मैंने आपको नई चीज़ बताई है दैट इज़ द के दो कंसोल में अगर कंसोल डॉट लॉग में भी चीज़ लिखी हुई है तो इट्स मीन इट्स अ डॉक्यूमेंट जो है आपकी डॉक्यूमेंट डॉट राइट की तरह वो आउटपुट को शो करने के लिए है। अगर यूज़र फंक्शन एंटर करेगा तो उसके लिए प्रॉम्प्ट का कीवर्ड यूज़ हुआ है। अगर सम कर रहा है तो यूज़र खुद से एंटर कर रहा है तो उसके लिए अलर्ट फंक्शन बनाना होता है कोई भी, और ये जावास्क्रिप्ट में इवेंट बेस्ड फंक्शन भी यूज़ होते हैं। दैट्स ऑल। फर्दर मोर मैं आपके साथ कुछ और कोड करके इन फ्यूचर इंशाल्लाह शेयर करूँगी। फ़िलहाल के लिए इतना ही। आप लोग ये सारे कोड्स को देखें और इसके वो मैंने आपके सामने कोड किया है और इसकी आउटपुट भी ड्राई रन की है। विश यू गुड लक स्टूडेंट, थैंक यू सो मच।